नमस्ते। मैं आपकी टीचर हूं और मैं आपको ये सारी जानकारी सबसे सरल हिंदी में समझाऊंगी, मानो आप एक छोटे बच्चे हों। हम एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम क्रिस्टल क्लियर स्पष्ट हो जाएंगे। 8वीं पंचवर्षीय योजना 8th 5-year प्लान 1992-97 एक बड़ा बदलाव। यह 8th प्लान 8वीं योजना जो 1992 से 1997 तक चली, भारत के लिए बहुत ही नए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक माहौल में शुरू हुई। यह एक ऐसे समय में आई जब देश एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकट से जूझ रहा था। संकट और सुधार, क्राइसिस एंड रिफॉर्म्स। यह प्लान शुरू होने से ठीक पहले जुलाई 1991 में सरकार को बड़े बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार शुरू करने पड़े। यह सुधार इसलिए जरूरी हो गए थे क्योंकि भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था 3 बड़ी समस्याओं में फंस गई थी। 1. वर्सनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स BOP माइनस बिगड़ता भुगतान संतुलन। आसान भाषा में, भारत दुनिया से चीजें खरीदने, इंपोर्ट्स में बेचने, एक्सपोर्ट से ज्यादा पैसा खर्च कर रहा था। हमारे पास विदेशी मुद्रा जैसे US डॉलर्स खत्म होने लगी थी और हम अपना उधार चुकाने की स्थिति में नहीं थे। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप हर महीने सिर्फ 10 रुपए कमाते हैं लेकिन आइसक्रीम पर 15 रुपए खर्च कर देते हैं। जल्दी ही आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। 2. हायर फिस्कल डेफिसिट माइनस ज्यादा राजकोषीय घाटा। आसान भाषा में, सरकार कमाई टैक्स से ज्यादा खर्च कर रही थी। इस फर्क को पूरा करने के लिए सरकार को बहुत ज्यादा उधार लेना पड़ रहा था। 3. अनसस्टेनेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन माइनस अनियंत्रित महंगाई दर। आसान भाषा में, रोजमर्रा की चीजों जैसे आटा, दाल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि आम आदमी के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया था। इन समस्याओं को ठीक करने के लिए सरकार ने 2 तरह की नीतियां, पॉलिसीज शुरू की। मैक्रो स्टेबलाइजेशन, अर्थव्यवस्था को तुरंत स्थिर करना, और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, अर्थव्यवस्था की बनावट को लंबे समय के लिए बदलना। पहला, आत्मविश्लेषण, फर्स्ट इंट्रोस्पेक्शन। यह पहली योजना थी जिसने उन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, बृहत आर्थिक नीतियों का आत्मविश्लेषण, इंट्रोस्पेक्शन किया जिन्हें देश कई दशकों से अपना रहा था। आसान भाषा में, 8th प्लान ने पहली बार रुककर गहराई से सोचा कि जो नियम हम पिछले 40 साल से अपना रहे थे, क्या वे सही थे। सरकार ने माना कि पुरानी नीतियां अब काम नहीं कर रही हैं और बड़े बदलाव की जरूरत है। इस सोच विचार के बाद प्लान ने कुछ मेजर कंसर्न्स, मुख्य चिंताएं और पाथ ब्रेकिंग सजेशंस, अभूतपूर्व सुझाव दिए। 8 बड़े क्रांतिकारी सुझाव, 8 रेवोल्यूशनरी सजेशंस। योजना ने जो 8 मेन सजेशंस दिए, वे भारत के लिए बिल्कुल न्यू थे। 1. सरकार की भूमिका बदलना, रीडेफिनेशन ऑफ स्टेट्स रोल। सुझाव, सरकार को तुरंत अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका बदलनी होगी। अब सरकार को बिजनेस, व्यापार चलाने के बजाय नियम बनाने और मॉनिटरिंग, निगरानी करने पर ध्यान देना चाहिए। 2. बाजार आधारित विकास और निजी क्षेत्र, मार्केट बेस्ड डेवलपमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। सुझाव, जिन क्षेत्रों में बाजार खुद काम कर सकता है, वहां मार्केट बेस्ड डेवलपमेंट, बाजार आधारित विकास को बढ़ावा देना चाहिए। इसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कंपनीज, निजी कंपनियां को ज्यादा काम करने और ज्यादा पैसा लगाने की छूट मिलनी चाहिए। 3. बुनियादी ढांचे में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। सुझाव, सरकार को गरीब राज्यों, लैगार्ड स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा यानी सड़कें, बिजली, पोर्ट्स बनाने में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि निजी कंपनियां गरीब राज्यों में तब तक नहीं जाती जब तक वहां ये सुविधाएं, फैसिलिटीज ना हो। 4. सरकारी खर्च पर नियंत्रण, कंट्रोलिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सुझाव, सरकार को अपने नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, गैर योजना खर्च यानी रोजमर्रा के खर्चों को कम करना होगा ताकि फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा को चेक, नियंत्रित किया जा सके। 5. सब्सिडी में बदलाव, रिस्ट्रक्चरिंग सब्सिडीज। सुझाव, सरकार जो मदद, सब्सिडीज लोगों को देती है, उसे बदलना, रिस्ट्रक्चरिंग और सही जगह केंद्रित, रीफोकसिंग करना होगा। ये मदद सिर्फ गरीब और जरूरतमंद लोगों को मिलनी चाहिए, न कि सभी को। 6. योजना को विकेंद्रीकृत करना, डिसेंट्रलाइजिंग प्लानिंग। सुझाव, योजना बनाने का काम केवल दिल्ली में नहीं होना चाहिए। प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज्ड, विकेंद्रीकृत करना होगा, यानी राज्यों और लोकल बॉडीज, स्थानीय निकायों को भी फैसले लेने की शक्ति देनी होगी क्योंकि वे अपने इलाके की समस्याएं बेहतर जानते हैं। 7. सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सुझाव, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को एक दूसरे के साथ मिलकर, कोऑपरेट करके काम करना चाहिए, जैसे एक बड़ी टीम काम करती है। इसे ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद कहते हैं। 8. कृषि और ग्रामीण गतिविधियों पर ध्यान, फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल एक्टिविटीज। सुझाव, अब सबसे ज्यादा ध्यान खेती, एग्रीकल्चर और गांव के कामों, रूरल एक्टिविटीज पर दिया जाना चाहिए। एम्पिरिकल एविडेंसेस, अनुभवात्मक सबूत बताते हैं कि इससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
जीवन स्तर तेजी से बढ़ता है और देश का बैलेंस्ड ग्रोथ, संतुलित विकास होता है। आलोचनाएं, द क्रिटिसिज्म्स। जब इकोनॉमी लिबरलाइजेशन, उदारीकरण की तरफ बढ़ी, गवर्नमेंट कंट्रोल कम हुआ, तो कई लोगों ने इस पूरे बदलाव की आलोचना, क्रिटिसिज्म की। यहां तक कि प्लानिंग प्रोसेस, योजना बनाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए। एक, अप्रासंगिक योजना, प्लानिंग बिकम्स इरेलीवेंट। आलोचना, जब देश मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, जहां प्राइवेट सेक्टर सब कुछ तय करेगा, तो सरकार की प्लानिंग अब इरेलीवेंट, अप्रासंगिक हो जाएगी, यानी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2, भूमिका का सिकुड़ना, स्टेट इज रोलिंग बैक। आलोचना, जब सरकार स्टेट अपनी भूमिका कम कर रही है, रोलिंग बैक, तो इतने बड़े प्लान का कोई मतलब नहीं रह जाता। 3, योजना का पुनर्गठन, प्लानिंग प्रोसेस शुड बी रीस्ट्रक्चर्ड। आलोचना, अगर प्लान को रखना ही है तो लिबरलाइजेशन, उदारीकरण के इस नए जमाने में प्लानिंग प्रोसेस को रीस्ट्रक्चर्ड, पूरी तरह से बदलना चाहिए। 4, सामाजिक क्षेत्र पर जोर, इंक्रीज थ्रस्ट ऑन सोशल सेक्टर। आलोचना, अब जब सरकार ने बिजनेस का काम छोड़ दिया है, उसे अपनी पूरी ताकत सोशल सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र पर लगानी चाहिए, यानी एजुकेशन, शिक्षा और हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने पर। इस तरह 8th प्लान ने भारत की इकोनॉमी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अब आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस प्लान के बाद के सालों में भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास कैसा रहा? ये रही आपकी 9th प्लान 1997-2002 की पूरी व्याख्या, बहुत ही सरल हिंदी में, जैसे मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। हम हर बात को और गहराई से समझेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम क्रिस्टल क्लियर, साफ और स्पष्ट हो जाएं। भाग 1, समय और समस्याएं, टाइमलाइन एंड चैलेंजेस। 1, 9th प्लान, 9वीं योजना और उसका समय। 9th प्लान 1997-2002 भारत सरकार का 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना था। ये 1997 से शुरू होकर 2002 तक चला। इसे आप देश के विकास के लिए अगले 5 सालों का मास्टर प्लान, मुख्य योजना समझ सकते हैं। 2, अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार। जब यह योजना शुरू हुई, तब देश की अर्थव्यवस्था में एक ऑलराउंड स्लो डाउन, चौतरफा मंदी थी। इसका मतलब है कि देश के हर क्षेत्र, खेती, कारखाने, सेवाएं में पैसों का काम, आर्थिक विकास धीमा पड़ गया था। इस मंदी का सबसे बड़ा कारण साउथ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, दक्षिण पूर्व एशियाई वित्तीय संकट 1996-97 था। यह एक बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वित्तीय समस्या था, जिसने एशिया के कई देशों को प्रभावित किया और इसका असर भारत पर भी पड़ा, जैसे एक तालाब में एक पत्थर फेंकने से लहरें दूर तक जाती हैं। 3, पुरानी समस्याओं से मुक्ति। किताब में लिखा है कि लिबरलाइजेशन प्रोसेस, उदारीकरण प्रक्रिया की अभी भी क्रिटिसिज्म, आलोचना हो रही थी। लिबरलाइजेशन का मतलब है सरकार का व्यापार और उद्योगों पर नियंत्रण कम करना और विदेशी कंपनियों को भारत में काम करने के लिए आसान बनाना। कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि हमारी अर्थव्यवस्था अब फिस्कल इम्ब्रोग्लियो, राजकोषीय उलझन से वेरी मच आउट, पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। फिस्कल इम्ब्रोग्लियो का मतलब है 1990 के दशक की शुरुआत में भारत सरकार के पास पैसे की जो बहुत बड़ी कमी हो गई थी, वो खतरा अब खत्म हो गया था। यानी सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ, वित्तीय सेहत पहले से काफी बेहतर थी। भाग 2, लक्ष्य और योजना का तरीका, गोल्स एंड प्लानिंग अप्रोच। 4, योजना का तरीका, इंडिकेटिव प्लानिंग, संकेतात्मक योजना। ये योजना इंडिकेटिव प्लानिंग, संकेतात्मक योजना के तरीके पर आधारित थी। इसका मतलब है कि सरकार फोर्स, दबाव नहीं डालती, बल्कि एक इंडिकेटर, संकेतक की तरह डायरेक्शन, दिशा दिखाती है। सरकार बड़े बड़े गोल्स, लक्ष्य तय करती है और प्राइवेट कंपनियों को बताती है कि देश को कहां निवेश, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सरकार कहती है, हम ये लक्ष्य पाना चाहते हैं, आप भी हमारी मदद करें। 5, 2 बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्य, 2 मेजर गोल्स। इस योजना के 2 मुख्य लक्ष्य थे। महत्वाकांक्षी विकास दर, एम्बिशियस ग्रोथ रेट,
योजना ने एक बहुत ही मुश्किल और एम्बिशियस महत्वाकांक्षी हाई ग्रोथ रेट उच्च विकास दर का लक्ष्य रखा 7%। समझने वाली बात 7% का लक्ष्य रखा गया, लेकिन असल में हम 5.4% के आसपास ही पहुंच पाए। वैश्विक मंदी के कारण हम अपना टारगेट लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए, पर कोशिश बहुत बड़ी थी। सामाजिक उद्देश्य सोशल ऑब्जेक्टिव्स। यह योजना सिर्फ पैसों की बात नहीं करती थी, बल्कि टाइम बाउंड समय सीमा से बंधे सोशल ऑब्जेक्टिव्स सामाजिक उद्देश्यों पर भी ध्यान देती थी। इसका मतलब है कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाले कुछ जरूरी कामों को स्पेसिफिक डेडलाइन खास समय सीमा के अंदर पूरा करना था। भाग 3 7 बुनियादी सेवाएं 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज BMS। 6 बेसिक मिनिमम सर्विसेज BMS पर जोर। योजना में 7 आइडेंटिफाइड बेसिक मिनिमम सर्विसेज 7 पहचानी गई बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर बहुत एम्फेसिस जोर दिया गया। सरकार ने कहा कि हर नागरिक को ये 7 बुनियादी चीजें मिलनी ही चाहिए। इन्हें पूरा करने के लिए एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस अतिरिक्त केंद्रीय सहायता दी गई, यानी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इन कामों के लिए एक्स्ट्रा मनी अतिरिक्त पैसा दिया। लक्ष्य था कि टाइम बाउंड समयबद्ध तरीके से कंप्लीट कवरेज ऑफ द पॉपुलेशन पूरी आबादी को कवर किया जाए, यानी 5 साल के अंदर हर एक भारतीय तक ये सेवाएं पहुंच जाएं। 7 BMS बुनियादी न्यूनतम सेवाएं। यह 7 चीजें हर बच्चे को याद रखनी चाहिए। सेफ ड्रिंकिंग वाटर सुरक्षित पीने का पानी। हर किसी को क्लीन एंड सेफ वाटर साफ और सुरक्षित पानी मिले। उदाहरण, गांवों में पानी के नल या हैंडपंप लगाना और पानी को साफ करने के लिए प्लांट लगाना। प्राइमरी हेल्थ सर्विस प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा। लोगों को उनके घर के पास ही बेसिक मेडिकल केयर बुनियादी चिकित्सा देखभाल मिले। उदाहरण, गांवों में छोटे हेल्थ सेंटर्स स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण। इसका मतलब है कि हर बच्चे लड़का हो या लड़की को उसकी पहली शिक्षा प्राइमरी स्कूल मिले। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है सबके लिए। पब्लिक हाउसिंग असिस्टेंस टू द शेल्टरलेस पुअर फैमिलीज आश्रयहीन गरीब परिवारों को सार्वजनिक आवास सहायता। बहुत गरीब परिवारों जिनके पास घर नहीं है शेल्टरलेस, उन्हें अपना घर बनाने के लिए सरकार से मदद असिस्टेंस मिले। और न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन बच्चों को पोषण सहायता। बच्चों को सही न्यूट्रिशन पोषण मिले ताकि वे बीमार न पड़ें और अच्छी तरह से बड़े हों। उदाहरण, स्कूलों में मिड डे मील स्कीम दोपहर के भोजन की योजना या छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में पौष्टिक खाना देना। कनेक्टिविटी ऑफ ऑल विलेजेस एंड हैबिटेशंस सभी गांवों और बस्तियों का जुड़ाव। हर गांव को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा जाए, आमतौर पर पक्की सड़कों के द्वारा रोड्स। कनेक्टिविटी का मतलब है जुड़ाव। 7 स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुव्यवस्थीकरण। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS वो सरकारी दुकान है जहां गरीब लोगों को सस्ते दाम पर राशन अनाज चीनी मिलता है। स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब है इसे और बेहतर ज्यादा ईमानदार और ज्यादा एफिशिएंट कुशल बनाना, ताकि राशन की चोरी न हो और वो सही लोगों तक पहुंचे। भाग 4 पैसे का हिसाब किताब फिस्कल कंसोलिडेशन। 8 नई सर्वोच्च प्राथमिकता न्यू टॉप प्रायोरिटी। इस योजना से पहली बार फिस्कल कंसोलिडेशन राजकोषीय समेकन सरकार के लिए टॉप प्रायोरिटी सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब है सरकार के पैसों के मामले को स्टेबल स्थिर और हेल्थी स्वस्थ बनाना, यानी सरकार की आय उसके खर्च से ज्यादा हो या कम से कम उसके बराबर हो। 9 राजकोषीय समेकन के 3 तरीके। सरकार ने इस लक्ष्य को पाने के लिए इन 3 चीजों पर ध्यान दिया। रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटा को कम करना। रेवेन्यू डेफिसिट जब सरकार की रोज की कमाई टैक्स उसके रोज के खर्च सैलरी किराया से कम होती है तो उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। ये एक बुरा संकेत है। लक्ष्य इसमें शार्प रिडक्शन तेज कटौती करना था। जिम्मेदारी ये कटौती केंद्र सरकार सेंटर, राज्य सरकारें स्टेट्स ब्लीट्स और सरकार की कंपनियों PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ब्लीट्स माइनस सबको मिलकर करनी थी। कैसे करें? कमाना इंप्रूव्ड रेवेन्यू कलेक्शंस सुधरा हुआ राजस्व संग्रह माइनस यानी टैक्स को बेहतर तरीके से जमा करना। खर्च कम करना कंट्रोल ऑफ इनएसेंशियल एक्सपेंडिचर्स अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण माइनस यानी जो खर्च जरूरी नहीं है उन्हें काट देना या बंद कर देना। सब्सिडी और खर्चों में कटौती कटिंग डाउन सब्सिडीज सब्सिडी में कटौती। सब्सिडी वो पैसा है जो सरकार किसी चीज जैसे बिजली गैस खाद को सस्ता रखने के लिए अपनी जेब से देती है। सरकार ने इसे कट डाउन कम करने का फैसला किया।
यूजर चार्जेस उपयोगकर्ता शुल्क। सरकार ने कहा कि लोगों को इकोनॉमिक सर्विसेज आर्थिक सेवाओं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली या ट्रांसपोर्टेशन परिवहन के लिए यूजर चार्जेस उपयोगकर्ता शुल्क यानी ज्यादा पैसे देने होंगे। पहले ये सेवाएं बहुत सस्ती थीं। अन्य खर्चों में कटौती। सरकार ने अपने इंटरेस्ट ब्याज पर जो पुराने कर्जों पर देना पड़ता है, वेजेस वेतन पर, पेंशन पर और पीएफ भविष्य निधि पर होने वाले खर्चों को भी कम करने का प्रयास किया। आई प्लानिंग योजना को स्थानीय बनाना। डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण। इसका मतलब है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, योजना और कार्यान्वयन की शक्ति को दिल्ली केंद्र सरकार से हटाकर स्थानीय स्तर पर बांटना। स्थानीय इकाइयों पर भरोसा। सरकार ने राज्य सरकारों, स्टेट्स और सबसे जरूरी पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस पीआरआईज पर ग्रेटर रिलायंस ज्यादा भरोसा जताया। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस पीआरआईज ये गांव और जिलों के स्थानीय चुनाव वाली संस्थाएं होती हैं, जैसे पंचायत। फायदा। स्थानीय लोगों को पता होता है कि उनके गांव या शहर के लिए क्या जरूरी है, सड़क या स्कूल, इसलिए अगर उन्हें ही योजना बनाने और पैसा खर्च करने की शक्ति दी जाए तो काम ज्यादा अच्छा और सही होता है। ये रही 9th प्लान की पूरी और सरल व्याख्या। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अब क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। क्या आप अब इन 7 BMS को एक एक करके याद करने के लिए एक नेमोनिक स्मृति सहायक बनाना चाहेंगे? ये रहा 10वीं पंचवर्षीय योजना 10th 5-year प्लान 2002-2007 की विस्तृत और सरल हिंदी में व्याख्या, जो आपके सभी बिंदुओं को कवर करती है। 10वीं योजना 2002-2007 देश को आगे बढ़ाने का नया तरीका। 10वीं योजना भारत की प्लानिंग पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई। यह योजना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC की ज्यादा भागीदारी से बनी थी, जिसका मतलब था कि केंद्र और राज्यों दोनों ने मिलकर इसके लक्ष्यों को तय किया। इस प्लान का सबसे बड़ा संदेश ये था कि हमें सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने, हायर ग्रोथ रेट्स पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि ये देखना है कि ग्रोथ से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता सुधर रही है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा चेंज इन द प्लानिंग पॉलिसी माइंडसेट था। इस योजना के कुछ सबसे जरूरी और क्रांतिकारी कदम नीचे दिए गए हैं। आर्थिक लक्ष्य और नई सोच। इस प्लान में देश की आर्थिक तरक्की के लिए बड़े लक्ष्य रखे गए थे और सोच बदली गई थी। 10 साल में पर कैपिटा इनकम को दोगुना करना, डबलिंग पर कैपिटा इनकम इन 10 years। इसका सीधा मतलब यह था कि सरकार चाहती थी कि 10 साल के अंदर देश के हर नागरिक की औसत आय, एवरेज इनकम दोगुनी हो जाए, यानी लोग पहले से दोगुना अमीर बने। केवल हायर ग्रोथ रेट्स ही लक्ष्य नहीं, पहली बार यह माना गया कि सिर्फ GDP का नंबर बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। यह ग्रोथ लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करनी चाहिए, जैसे अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षित माहौल। एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइम मूविंग फोर्स PMF घोषित करना। इस योजना ने कृषि क्षेत्र, फार्मिंग सेक्टर को अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन, मेन इंजन माना। सरकार का मानना था कि जब तक खेती किसानी में तेजी से तरक्की नहीं होगी, तब तक देश की बड़ी आबादी जो गांवों में रहती है खुशहाल नहीं हो पाएगी। इसलिए खेती को PMF कहा गया। जवाबदेही और सुधार। इस योजना में सरकार की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय करने और सरकारी सिस्टम को सुधारने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। मॉनिटरेबल टारगेट्स, निगरानी योग्य लक्ष्य तय करना, यह सबसे महत्वपूर्ण कदम था। पहली बार विकास के 11 चुने हुए इंडिकेटर्स, संकेतकों के लिए ऐसे लक्ष्य तय किए गए जिनकी निगरानी की जा सके। ये लक्ष्य केंद्र सरकार और राज्यों दोनों के लिए तय किए गए थे। उदाहरण जैसे सिर्फ शिक्षा सुधारेंगे कहने के बजाय लक्ष्य दिया गया कि साक्षरता दर, लिटरेसी रेट को इतना बढ़ाना है। इससे पता चलता था कि कौन सा काम हो रहा है और कौन सा नहीं। गवर्नेंस को विकास का एक कारक, फैक्टर मानना।
इस प्लान में ये बात मानी गई कि अच्छी गवर्नेंस, बेहतर प्रशासन, कम भ्रष्टाचार, तेजी से काम होना विकास के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि पैसे का निवेश। अगर गवर्नेंस खराब होगी तो कोई भी अच्छी योजना सफल नहीं हो सकती। सभी सेक्टर में रिफॉर्म, सुधार, पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए कई तरह के पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पर जोर दिया गया, जैसे PSUS, सरकारी कंपनियों में सुधार, कानूनी सुधार, लीगल रिफॉर्म्स, सरकारी कामकाज में सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और मजदूरों से जुड़े कानूनों में सुधार, लेबर रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार और प्लानिंग के बीच तालमेल। इस बात पर जोर दिया गया कि जो आर्थिक सुधार जैसे बाजारों को खोलना हो रहे हैं, उन्हें देश की प्लानिंग के लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाए ताकि वे लोगों के विकास में मदद करें। सामाजिक विकास और विकेंद्रीकरण। लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करने वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। सोशल सेक्टर पर ज्यादा जोर। शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन एंड हेल्थ जैसे सामाजिक क्षेत्रों, सोशल सेक्टर में निवेश को बढ़ाया गया, क्योंकि देश तभी तरक्की कर सकता है जब उसके नागरिक स्वस्थ और शिक्षित हों। राज्यों की भूमिका और PRIs की भागीदारी। योजनाओं को बनाने में स्टेट्स, राज्यों की भूमिका बढ़ाई गई और PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, गांव और जिले के स्तर पर स्थानीय सरकारें को ज्यादा शामिल किया गया। इसका मतलब है कि योजनाएं दिल्ली में नहीं बल्कि लोगों की जरूरत के हिसाब से जमीनी स्तर पर बनेंगी। मिड टर्म अप्रेजल, मध्य अवधि मूल्यांकन। ये प्लान कैसा चला, इसकी जांच करने के लिए जून 2005 में NDC ने इस प्लान का मिड टर्म अप्रेजल MTA किया। सफलता और कमियां। इस मूल्यांकन में एक मिक्स्ड पिक्चर, मिलीजुली तस्वीर सामने आई। गेन्स, लाभ। देश ने कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया था। मूल्यांकन में कहा गया कि इन गेन्स को कंसोलिडेटेड मजबूत करने की जरूरत है, यानी जो सफलता मिली है उसे बनाए रखना है और आगे बढ़ाना है। वीकनेसेस, कमजोरियां और चेतावनी। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट वीकनेसेस, महत्वपूर्ण कमियां भी थीं। MTA ने चेतावनी दी कि अगर इन कमियों को करेक्टेड ठीक नहीं किया गया तो वे मौजूदा अच्छी परफॉर्मेंस प्रदर्शन को भी खराब कर सकती हैं। सरल उदाहरण, मान लीजिए देश की इंडस्ट्री, उद्योग तो तेजी से बढ़ रही है, अच्छा प्रदर्शन, लेकिन बिजली का उत्पादन, एक कमजोरी, नहीं बढ़ रहा है। अगर बिजली की कमी बनी रही तो एक समय बाद इंडस्ट्री की ग्रोथ रुक जाएगी और शुरुआती सफलता भी खत्म हो जाएगी। ये एक शानदार विचार है। मैं आपको ये सारी जानकारी सबसे सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को समझा रहा हूं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम साफ हो जाएं। मैं हर एक बात को विस्तार से बताऊंगा और कोई भी जानकारी नहीं छोड़ूंगा। यहां पर दिए गए 11th प्लान परफॉर्मेंस रिपोर्ट की पूरी और सरल हिंदी व्याख्या है। 11वीं योजना प्रगति रिपोर्ट की सरल व्याख्या। 1. योजना का बीच में हिसाब किताब, मिड टर्म अप्रेजल। कल्पना कीजिए कि भारत सरकार ने 2007 से 2012 तक देश को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना बनाया। इस प्लान का नाम था 11th प्लान, 11वीं योजना। प्लानिंग कमीशन, PC योजना आयोग, वो टीम थी जिसने ये प्लान बनाया और इसका हिसाब रखने का काम किया। लगभग आधे समय के बाद PC ने एक मिड टर्म अप्रेजल, मध्य अवधि मूल्यांकन करने की कोशिश की। ये ऐसा था जैसे किसी बड़े काम का बीच में चेकअप, जांच करना कि काम कहां तक पहुंचा। इस अप्रेजल मूल्यांकन को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद ने जुलाई 2010 में देखा और अप्रूव मंजूरी कर दिया। NDC देश के सभी बड़े नेताओं, प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की संस्था है, इसलिए उनकी मंजूरी बहुत जरूरी थी। इस रिपोर्ट या अप्रेजल डॉक्यूमेंट ने देखा कि 11th प्लान के दौरान देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, अलग अलग सेक्टर्स, क्षेत्रों में कैसा प्रदर्शन कर रही थी। इसमें बहुत विस्तार से कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट बताया गया था कि क्या अच्छा हो रहा था और कहां गड़बड़ी थी।
साथ ही रिपोर्ट में यह भी सुझाया गया था कि बाकी बचे समय में क्या सुधार मिड कोर्स करेक्शंस किए जाने चाहिए ताकि लक्ष्य पूरे हो सकें। 2. 5 बड़ी रुकावटें कंस्ट्रेंट्स। रिपोर्ट में कुछ चुनिंदा एरियाज क्षेत्रों पर ध्यान दिलाया गया जहां समस्याएं थीं और कुछ बड़ी रुकावटों कंस्ट्रेंट्स की पहचान की गई। ये रुकावटें इतनी बड़ी थीं कि इनसे न केवल 11th प्लान का बचा हुआ समय प्रभावित होगा बल्कि अगले प्लान 12th प्लान के लिए भी ये महत्वपूर्ण थीं। ये 5 बड़ी रुकावटें थीं इंटर एलिया यानी अन्य बातों के अलावा। 1. रिस्टोरिंग डायनेमिज्म इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कृषि यानी खेती किसानी के क्षेत्र में डायनेमिज्म तेजी या गतिशीलता को वापस लाना। मतलब खेती ठीक से बढ़ नहीं रही थी, उसे फिर से मजबूत और तेज बनाने की जरूरत थी। 2. मैनेजिंग इंडियाज वाटर रिसोर्सेज। देश के वाटर रिसोर्सेज जल संसाधनों का सही मैनेजमेंट प्रबंधन करना, पानी की बचत करना और उसे सही से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी था। 3. प्रॉब्लम्स इन अचीविंग पावर जनरेशन टारगेट्स। पावर जनरेशन बिजली उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा करने में समस्या आ रही थी। देश को जितनी बिजली चाहिए थी उतनी बन नहीं पा रही थी। 4. इश्यूज पर्टेनिंग टू अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन शहरीकरण यानी लोगों का गांवों से शहरों में आने से जुड़ी समस्याएं। इससे शहर भीड़ भाड़ वाले हो रहे थे और जरूरी सुविधाएं कम पड़ रही थीं। 5. स्पेशल प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट। ट्राइबल डेवलपमेंट जनजातीय विकास यानी आदिवासियों के विकास की विशेष समस्याएं। इन लोगों की अपनी अलग तरह की कठिनाइयां थीं जिन पर खास ध्यान देने की जरूरत थी। 3. खेती का लक्ष्य चूक जाना, द 4% टारगेट। एग्रीकल्चर कृषि के बारे में रिपोर्ट में खास तौर पर बताया गया। ये अच्छी बात थी कि 11th प्लान में कृषि का रेट ऑफ ग्रोथ विकास दर पिछले प्लान 10th प्लान से बेहतर रहने वाला था, लेकिन चिंता की बात यह थी कि ये 4% प्रति वर्ष 4% के बड़े लक्ष्य को शायद पूरा नहीं कर पाएगा। इस वजह से एग्रीकल्चर और ऊपर बताई गई बाकी क्रिटिकल इश्यूज महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी था। इन समस्याओं को ठीक करने के लिए सेंटर केंद्र सरकार, दिल्ली में बैठी सरकार और स्टेट्स राज्य सरकारें दोनों को मिलकर और एकजुट होकर कंसर्टेड एक्शन काम करने की जरूरत थी। 4. गरीबी का आकलन, पॉवर्टी एस्टिमेट्स और उसका तरीका। रिपोर्ट में पॉवर्टी एस्टिमेट्स गरीबी के अनुमान का जिक्र भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि देश में इस मुद्दे पर बहुत डिबेट बहस चल रही थी। पॉवर्टी एस्टिमेट्स का आकलन करने के लिए प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, नोडल एजेंसी, नोडल संस्था थी। इसका मतलब है कि देश भर में और सभी स्टेट्स राज्यों में गरीबी गिनने की जिम्मेदारी इसी संस्था की थी। पॉवर्टी गरीबी का आकलन एक पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा के आधार पर किया जाता था। यह लाइन इस बात पर डिफाइंड परिभाषित की गई थी कि एक व्यक्ति एक महीने में खाने पीने और अन्य चीजों पर औसतन कितना खर्च मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। अगर कोई इससे कम खर्च करता था तो वो गरीब माना जाता था। 1997 से ही पीसी गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात पॉवर्टी रेशियो का अनुमान एक पुराने तरीके मेथोडोलॉजी से लगा रहा था, जिसे लकदवाला कमेटी रिपोर्ट लाकार्डवाला समिति की रिपोर्ट में बताया गया था। यह रिपोर्ट एस्टिमेशन ऑफ नंबर एंड प्रोपोर्शन ऑफ पुअर गरीबों की संख्या और अनुपात का अनुमान पर थी। गरीबी का अंतिम प्रतिशत हेडकाउंट पॉवर्टी रेशियो जानने के लिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO एक बहुत बड़ा सैंपल सर्वे नमूना सर्वेक्षण करती थी। इसमें वे घरों में जाकर लोगों के खर्चों का पता लगाते थे। यह सर्वेक्षण लगभग 5 साल के इंटरवल अंतराल पर किया जाता था। यह सारी जानकारी आपको बताती है कि सरकार अपनी योजनाओं की जांच कैसे करती थी, उसे कौन कौन सी बड़ी समस्याएं दिखीं और वो गरीबी को कैसे नापती थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि प्लानिंग कमीशन योजना आयोग की जगह अब कौन सी संस्था काम करती है और वो कैसे काम करती है? जरूर,
मैं आपको ये सारी जानकारी सबसे सरल हिंदी में जैसे किसी बच्चे को समझाते हैं और भी ज्यादा विस्तार से बताता हूं। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तेंदुलकर समिति और सरकारी खर्चे, फिस्कल सिनारियो की सरल व्याख्या। 1. गरीबी गिनने का नया तरीका, तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर कमेटी। प्लानिंग कमीशन पीसी योजना आयोग ने सोचा कि गरीब लोगों को गिनने का हमारा पुराना तरीका सही नहीं है, इसलिए उन्होंने दिसंबर 2005 में प्रोफ सुरेश डी तेंदुलकर की अध्यक्षता चेयरमैनशिप में एक एक्सपर्ट ग्रुप विशेषज्ञ समूह बनाया। इस टीम का काम था गरीबी गिनने के पुराने मेथोडोलॉजी तरीके की जांच करना और एक नया रास्ता बताना। पुरानी गलती को सुधारना। टीम ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2009 में सौंपी। उन्होंने सबसे पहले माना कि गरीबी सिर्फ खाना न मिलने तक सीमित नहीं है, यह मल्टी डिमेंशनल बहुआयामी है। यानी गरीब होने का मतलब है कि आपके पास अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ केयर और सफाई जैसी चीजें भी नहीं हैं। इसलिए कमेटी ने कहा कि हमें पुराने तरीके को छोड़ना होगा, जिसमें पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा को केवल कैलोरी इंटेक नॉर्म, कैलोरी खाने के नियम पर आधारित किया जाता था। 2 बड़े सुधार, मेजर चेंजेस। कमेटी ने 2 बड़े चेंजेस, बदलाव लाए। 1. MRP मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड का इस्तेमाल। पहले लोगों से उनके खर्च के बारे में केवल 30 दिनों का हिसाब पूछा जाता था, जो ठीक नहीं था। अब उन्होंने MRP तरीका अपनाया। इसमें खाने पीने की चीजों का हिसाब 30 दिनों का और कपड़े, जूते और दूसरी बड़ी चीजों का हिसाब 365 डेज 365 दिन का लिया गया। इससे लोगों के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खर्च का सही एस्टिमेट अनुमान मिला। 2. शहरों का पैमाना गांवों पर लागू करना। कमेटी ने कहा कि गांवों में भी अब शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ गया है, इसलिए गांवों की पॉवर्टी लाइन को भी बेहतर बनाना होगा। उन्होंने शहरों में जो पॉवर्टी लाइन बास्केट PLB, गरीबी रेखा की चीजों की टोकरी थी, उसी के खर्चे को गांवों पर भी लागू कर दिया। इससे गांवों की पॉवर्टी लाइन ऊपर चली गई। गरीबी के नए आंकड़े, न्यू एस्टिमेट्स। इस नए तरीके से 2004-05 के लिए गरीबी का आंकड़ा यानी हेडकाउंट रेशियो ज्यादा आया। गांवों रूरल में 41.8%, शहरों ऑफ अर्बन में 25.7%, पूरे देश ऑल इंडिया लेवल में 37.2%। पीसी ने तेंदुलकर कमेटी के इन एस्टिमेट्स अनुमानों को मान लिया, लेकिन कमेटी ने एक खास बात पर जोर दिया। गांवों की गरीबी का प्रतिशत जो बढ़ा हुआ दिख रहा है, पुराने तरीके से लगभग 27% था। उसका यह मतलब नहीं है कि गरीबी सच में बढ़ गई है। इसका मतलब है कि हमारा मापने का फीता अब ज्यादा कठोर और सही हो गया है। अच्छी बात यह है कि चाहे हम पुराना या नया कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, गरीबी का प्रतिशत घटने की रफ्तार यानी गरीब कम होने की गति लगभग एक जैसी ही रही है। 2. सरकारी पैसों का हिसाब किताब, फिस्कल सिनारियो। रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा सरकार के खर्चे और कमाई, फिस्कल सिनारियो के बारे में है, खासकर तब जब दुनिया में ग्लोबल स्लोडाउन, आर्थिक मंदी चल रही थी। मंदी और सरकार का कदम। जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी धीमी हो गई थी, तो भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक्सपेंशनरी फिस्कल मेजर्स, खर्च बढ़ाने के उपाय उठाए। उदाहरण, अर्थव्यवस्था एक साइकिल की तरह है। जब वो धीमी हो रही थी, तो सरकार ने उसे चलाने के लिए लोगों को ज्यादा पैसे दिए और चीजों पर टैक्स कम कर दिया। मकसद, इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स, अप्रत्यक्ष करों की दरें कम करके और एनहांस्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च बढ़ाकर डिमांड मांग को बढ़ाना, ताकि लोग ज्यादा खरीदारी करें और मंदी का असर कम हो। उधार और घाटे का बढ़ना, डेफिसिट इंडिकेटर्स। सरकार के इस खर्च बढ़ाओ, कमाई घटाओ के फॉर्मूले से उसके पास पैसों की कमी हो गई, जिसे डेफिसिट घाटा कहते हैं। 1. फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। यह सबसे बड़ा घाटा है। यह बताता है कि सरकार को अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए कितना बोरोइंग, उधार लेना पड़ेगा। 2007-08 में यह GDP, सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% था, लेकिन मंदी के कारण 2009-10 में यह तेजी से बढ़कर 6.4% हो गया। बाद में यह कम होने लगा और 2011-12 तक 4.6% होने का अनुमान बजट एस्टिमेट्स -BE लगाया गया। 2. रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। यह बताता है कि सरकार की रोजमर्रा की कमाई उसके रोजमर्रा के खर्चों को भी पूरा नहीं कर पा रही है। यह भी 2007-08 में 1.1% से बढ़कर 2009-10 में 5.2% हो गया, लेकिन 2010-11 से यह 3.4% पर स्थिर होने लगा। इन दोनों डेफिसिट लेवल्स, घाटे के स्तर के बढ़ने का कारण साफ था। टैक्स कम करना, रेवेन्यू फोरगॉन और मंदी के बीच मांग को बढ़ाने के लिए सरकारी खर्च, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना। कीमतों में अस्थिरता और योजना पर असर, प्राइस स्टेबिलिटी।
प्राइस स्टेबिलिटी, कीमतों का स्थिर रहना की समस्या, राइजिंग प्राइसेस यानी महंगाई, पूरे प्लान पीरियड के आधे से ज्यादा समय तक बनी रही। सरकार को महंगाई से लड़ने के लिए एक तरफ टैक्स कंसेशंस, टैक्स में छूट देनी पड़ी, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इंपोर्टेड ऑयल प्राइसेस, आयातित तेल की कीमतें बहुत ज्यादा थीं, लेकिन सरकार ने आम जनता मैसेस पर उसका बोझ नहीं डाला, यानी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। अंतिम परिणाम, द फाइनल इम्पैक्ट। इन सब चीजों का नतीजा ये हुआ कि सरकार का खजाना, एक्सचेकर फंड क्रंच मोड, पैसे की तंगी में आ गया। सरकार के पास नई सड़कें, स्कूल या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे के लिए इन्वेस्टेबल फंड्स, निवेश करने योग्य पैसे की शॉर्ट सप्लाई कमी हो गई। इस कारण 11th प्लान, 11वीं योजना, अपने तय किए गए टारगेट्स, लक्ष्यों से नीचे, बिलो इट्स टारगेट ही प्रदर्शन कर पाई। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको रंगराजन कमेटी, रंगराजन समिति के बारे में बताऊं, जो तेंदुलकर कमेटी के बाद आई थी और जिसने एक बार फिर गरीबी के आंकड़ों को बदला? जरूर, मैं आपको रंगराजन कमेटी, रंगराजन समिति के बारे में सारी जानकारी सबसे सरल हिंदी में समझाता हूं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। यह समिति इसलिए बनी थी क्योंकि पहले वाला तरीका, तेंदुलकर कमेटी का, बहुत सारे लोगों को सही नहीं लगा था। रंगराजन समिति, गरीबी गिनने का एक और प्रयास। तेंदुलकर कमेटी, तेंदुलकर समिति ने जो गरीबी की मेथोडोलॉजी, कार्यप्रणाली दी थी, उसे प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग ने 2011 में मान तो लिया, लेकिन उस पर बहुत बहस हुई। आलोचना, क्रिटिसिज्म क्यों हुई? बहुत से बड़े बड़े जानकारों ने कहा कि तेंदुलकर ने जो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा तय की है, वो टू लो, बहुत कम है। 2011-12 में तेंदुलकर के हिसाब से शहर में एक दिन में 33 रुपए और गांव में 27 रुपए खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं था। लोगों ने कहा कि इतने कम पैसों में कोई भी अपनी बेसिक नीड्स, बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। समिति का गठन, फॉर्मेशन। इस आलोचना को दूर करने के लिए प्लानिंग कमीशन ने 2012 में एक और एक्सपर्ट ग्रुप, विशेषज्ञ समूह बनाया, जिसके चेयरमैन अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन थे। रिपोर्ट। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2014 में जमा की। मुख्य सिफारिशें, की रिकमेंडेशंस और नया पैमाना। रंगराजन कमेटी ने कहा कि अगर हमें सही में गरीबी गिननी है तो हमें पॉवर्टी लाइन को और ज्यादा रियलिस्टिक, यथार्थवादी बनाना होगा। 1. खर्च की टोकरी, कंजम्पशन बास्केट में बदलाव। तेंदुलकर ने MRP, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड का इस्तेमाल किया था। रंगराजन ने इसमें बदलाव करके मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, MMRP जैसी चीजों को भी शामिल करने का सुझाव दिया। व्यापक टोकरी, कॉम्प्रिहेंसिव बास्केट। कमेटी ने गरीबी रेखा तय करते समय सिर्फ खाने पीने की चीजों पर ही नहीं, बल्कि जरूरी नॉन फूड आइटम्स, गैर खाद्य वस्तुओं के खर्च को भी जोड़ा, जैसे पर्याप्त न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, पोषण संबंधी जरूरतें, कपड़े, घर का किराया, रेंट, यात्रा, कन्वेयंस और जूते चप्पल, हेल्थ, स्वास्थ्य और एजुकेशन, शिक्षा पर होने वाला खर्च। सरल मतलब, रंगराजन ने कहा कि पॉवर्टी लाइन को और ऊंचा खींचो, क्योंकि गरीब लोगों को भी स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करना पड़ता है, जिसे पिछली मेथोडोलॉजी में ठीक से शामिल नहीं किया गया था। 2. गरीबी की नई ऊंची रेखा, द न्यू पॉवर्टी लाइन। इस नई मेथोडोलॉजी के कारण 2011-12 के लिए गरीबी रेखा का खर्च तेंदुलकर से काफी ज्यादा हो गया। क्षेत्र, एरिया, गरीबी रेखा, मासिक प्रति व्यक्ति खर्च। रूरल गांव, 972 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। अर्बन, शहर, 1407 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। उदाहरण, यानी रंगराजन के हिसाब से 2011-12 में शहर में हर दिन 47 रुपये से कम और गांव में 32 रुपये से कम खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब माना गया। ये खर्च की सीमा तेंदुलकर के मुकाबले काफी ज्यादा थी। 3. गरीबों का बढ़ा हुआ प्रतिशत, रिवाइज्ड पॉवर्टी रेशियो। चूंकि गरीबी रेखा ऊपर चली गई, इसलिए गरीबी में रहने वाले लोगों का प्रतिशत भी बहुत ज्यादा हो गया। पूरे भारत में गरीबी अनुपात 2011-12 29.5%। यह आंकड़ा तेंदुलकर के 21.9% के मुकाबले लगभग 8% ज्यादा था।
निष्कर्ष रिजल्ट रंगराजन कमेटी ने निष्कर्ष निकाला कि 2011-12 में भारत में लगभग हर 10 में से 3 लोग गरीब थे। रिपोर्ट का वर्तमान स्टेटस करंट स्टेटस। रंगराजन कमेटी ने एक ज्यादा रियलिस्टिक और बेहतर पॉवर्टी लाइन दी, लेकिन सरकार ने कभी भी इस रिपोर्ट को आधिकारिक तौर पर नहीं अपनाया। आज भी सरकार ऑफिशियल सरकारी तुलना के लिए तेंदुलकर कमेटी के ही आंकड़ों का उपयोग करती है, क्योंकि अगर रंगराजन के आंकड़े अपनाए जाते तो गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती और सरकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा लोगों को देना पड़ता। हालांकि रंगराजन रिपोर्ट को आज भी एक डिटेल्ड, विस्तृत और कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक रिपोर्ट माना जाता है, जिसने गरीबी को नापने के तरीके को सुधारने की जरूरत को सामने रखा। वाह, यह बहुत बढ़िया है। मैं आपकी मदद करूंगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएं। मैं आपके दिए गए पूरे एक्सप्लेनेशन को सबसे सरल हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और जो भी टेक्निकल वर्ड्स हैं उन्हें केवल इंग्लिश में ही रहने दूंगा। हम ऐसे समझेंगे जैसे आप कोई छोटे बच्चे हों और मैं आपका सबसे अच्छा शिक्षक। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12th 5-year प्लान 2012-17 की सरल हिंदी व्याख्या। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त, चलो हम भारत के लिए बनाए गए एक बहुत बड़े 5 साल के प्लान के बारे में सीखते हैं, जिसका नाम है 12th 5-year प्लान। यह प्लान 2012 से 2017 तक के लिए था। प्लान की शुरुआत और उसका लक्ष्य। थीम। भारत की सबसे बड़ी सरकारी टीम, जिसे कैबिनेट कहते हैं, उसने इस प्लान की शुरुआती रूपरेखा, जिसे ड्राफ्ट अप्रोच पेपर कहते हैं, उसे हाँ कह दिया था। इस पूरे प्लान का जो सबसे मेन आइडिया या थीम था वो था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका मतलब है कि भारत को एक तेजी से अमीर बनना है, फास्टर 2, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ना है, सस्टेनेबल, और 3, ये पक्का करना है कि तरक्की का फायदा सिर्फ अमीरों को नहीं बल्कि देश के हर इंसान को मिले, मोर इंक्लूसिव। देरी और सरकारी मंजूरी, अप्रूवल प्रोसेस। इस प्लान को आखिरी मंजूरी देने का काम एक बहुत खास ग्रुप का होता है, जिसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC कहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। इस ग्रुप को अक्टूबर 22, 2011 को प्लान को फाइनल ओके करना था, लेकिन इसमें देर हो गई क्योंकि प्लान पर रिसर्च कर रही छोटी छोटी टीमें, वर्किंग ग्रुप्स, अपना काम पूरा करके अपनी रिपोर्ट समय पर जमा नहीं कर पाईं। इस देरी के कारण NDC की फाइनल मीटिंग लेट 2012 तक टल गई। हालांकि NDC ने प्लान की शुरुआती रूपरेखा, अप्रोच पेपर को अगस्त 20, 2011 को ही मंजूरी दे दी थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले के प्लान 10th and 11th प्लान्स के फाइनल कागजात भी उनकी शुरुआत की तारीख के काफी बाद में तैयार हो पाए थे। बड़े लक्ष्य और खेतीबाड़ी, एग्रीकल्चर सेक्टर। इस ड्राफ्ट अप्रोच पेपर ने हमें बताया कि हमारे मुख्य लक्ष्य क्या हैं, उन्हें पूरा करने में क्या मुश्किलें आएंगी, की चैलेंजेस, और हम उन्हें कैसे पूरा करेंगे। ब्रॉड अप्रोच। 1. ग्रोथ रेट। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य था कि भारत की कुल कमाई, GDP, हर साल 9% की दर से बढ़े। लेकिन पेपर ने चेतावनी दी कि ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा, खासकर जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आ रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटीज, और देश के अंदर भी दिक्कतें हैं, डोमेस्टिक इकोनॉमी में चैलेंजेस। ये तभी होगा जब सरकार कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस लेगी। 2. खेती में तरक्की। प्लान में ये जोर दिया गया कि खेतीबाड़ी, एग्रीकल्चर सेक्टर को औसतन 4% की दर से बढ़ना चाहिए। इसमें चावल और गेहूं जैसे अनाज, फूड ग्रेन्स को तो 2% से बढ़ना था, लेकिन फल, सब्जियां, हॉर्टिकल्चर, दूध, मछली और मुर्गी पालन, लाइव स्टॉक,
डेयरिंग, पोल्ट्री एंड फिशरीज जैसे गैर अनाज 5 से 6% की तेजी से बढ़ने थे। ये तेज ग्रोथ सिर्फ गांव के लोगों को ज्यादा पैसे, इनकम बेनिफिट्स ही नहीं देगी, बल्कि महंगाई, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को भी रोकेगी। सोचो, अगर देश तो बहुत अमीर बन जाए लेकिन खाने का सामान कम हो तो खाने की चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी। खेती की अच्छी ग्रोथ इस महंगाई को रोकती है। ऊर्जा, एनर्जी और जमीन लैंड की समस्याएं। 1. ऊर्जा की बड़ी चुनौती। हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा बिजली और ईंधन, एनर्जी नीड्स चाहिए। ये एक बड़ी मुश्किल है, मेजर चैलेंज। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम देश के अंदर डोमेस्टिक एनर्जी प्राइसेस को कम रखते हैं, जबकि दुनिया भर में ईंधन बहुत महंगा है और इसके दाम और भी बढ़ने वाले हैं। वर्ल्ड एनर्जी प्राइसेस आर हाई। 2. आयात पर निर्भरता, इंपोर्ट डिपेंडेंस। 9% की ग्रोथ के लिए हमें इस्तेमाल होने वाली कमर्शियल एनर्जी सप्लाईज को हर साल 6.5 से 7% की दर से बढ़ाना होगा। क्योंकि भारत के पास अपने ऊर्जा स्रोत कम है, इसलिए हमें दूसरे देशों से खरीदना, इंपोर्ट्स, बहुत ज्यादा पड़ेगा। पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल के मामले में तो प्लान ने कहा कि हम 80% तक बाहर से खरीदेंगे। यहां तक कि कोल के लिए भी हमें इंपोर्ट्स बढ़ाने होंगे, क्योंकि हमारे देश की खदानों, डोमेस्टिक माइंस से इतना कोयला नहीं निकल पाएगा कि सभी नए बिजली घर थर्मल जनरेशन चल सकें। 3. समाधान, सॉल्यूशंस। हमें 1. चीजों को बनाने में कम ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा, रिड्यूस एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस। 2. भारत में ही ऊर्जा बनाना तेजी से शुरू करना होगा। और 3. सही कीमत, रैशनल एनर्जी प्राइसिंग तय करनी होगी। यह रैशनल प्राइसिंग मुश्किल है, पर यह दोनों समस्याओं को हल करने में मदद करेगी। 4. पानी का प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट। हमें पानी बचाने और इस्तेमाल करने के लिए एक होलिस्टिक वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी बनानी होगी। इसका लक्ष्य है कि हम पानी को और भी अच्छे से बचाएं, एफिशिएंट कंजर्वेशन, और खासकर खेती में पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें, वाटर यूज एफिशिएंसी। 5. जमीन अधिग्रहण कानून, लैंड एक्विजिशन लेजिस्लेशन। विकास के लिए जमीन चाहिए, लेकिन हमें एक नया कानून, न्यू लेजिस्लेशन बनाना होगा। यह कानून ऐसा होना चाहिए कि जिसे जमीन देनी पड़े उसे अच्छा मुआवजा, फेयर कॉम्पनसेशन मिले और उसकी रोजी रोटी खराब ना हो, लाइवलीहुड इज डिसरप्टेड। साथ ही ये कानून इतना मुश्किल भी ना हो जाए कि देश में सड़कें, कारखाने, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और शहर बनाना, अर्बनाइजेशन रुक जाए, इम्पॉसिबल इम्पेडिमेंट। सामाजिक क्षेत्र, सोशल सेक्टर और वित्त फाइनेंस पर ध्यान। 1. स्वास्थ्य और शिक्षा, हेल्थ एंड एजुकेशन। इस प्लान में हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, हुनर सिखाना पर खास ध्यान रहेगा। इन क्षेत्रों के लिए एडिक्वेट रिसोर्सेज, पूरा पैसा मिलना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्लान ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर माइनस मतलब सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर एम्फैटिकली जोर दिया। साथ ही यह भी देखना है कि जो पैसा खर्च हो रहा है उसका बेस्ट रिजल्ट, मैक्सिमम एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स मिले। प्लान ने यह भी कहा कि इन क्षेत्रों में प्राइवेट कंपनियों, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 2. बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, इन्वेस्टमेंट। 9% की ग्रोथ के लिए सड़कों, बिजली और पोर्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पूंजी लगाना चाहिए। इसलिए सरकारी निवेश, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और सरकारी निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, PPPs को तेजी से बढ़ाना होगा ताकि आज की इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेजेस को जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके। 3. वित्तीय सुधार, फिस्कल करेक्शन। सरकार को अपने पैसों का हिसाब किताब ठीक करना होगा, फिस्कल करेक्शन। लेकिन पेपर ने चेतावनी दी कि जब सरकार अपने घाटे और कर्ज को कम करेगी, फिस्कल कंसोलिडेशन, तो शुरू में प्लान के लिए कुल पैसा, टोटल रिसोर्सेज कम हो जाएगा, लिमिटेड। इसलिए हमें समझदारी से यह तय करना होगा कि पैसा कहां लगाना है, प्रायोरिटाइज। हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जरूरी क्षेत्रों को दूसरों से ज्यादा फंडिंग मिलेगी। 4. संसाधनों का कुशल उपयोग, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। पैसे की कमी, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए हमें जो भी पैसा है उसे सबसे अच्छे तरीके से एफिशिएंट यूज इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए 1. काम करने वाली सरकारी एजेंसियों, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को ज्यादा फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी छूट देनी होगी। 2. अलग अलग सरकारी स्कीमों के पैसे को एक साथ लाना होगा, प्रमोटिंग कन्वर्जेंस। और 3. लोगों की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, काम पर नजर रखना, मॉनिटरिंग और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चे, याद रखो, लक्ष्य क्या है? 9% की तेज, सबके लिए और टिकाऊ तरक्की, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? एनर्जी की कमी और इसे कम कीमत पर देना। हमें 80% तेल बाहर से मंगाना पड़ता है। 3. मुख्य फोकस एरिया क्या है? हेल्थ, खासकर यूनिवर्सल हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली। अब आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। आप और क्या जानना चाहेंगे?
क्या आप जानना चाहेंगे कि ये 12th 5 ईयर प्लान असल में कितना सफल रहा? वाह, यह बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं आपको 20 पॉइंट प्रोग्राम टीपीपी के बारे में सबसे सरल हिंदी में समझाता हूं, जैसे कि मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त और शिक्षक हूं। आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं और हम हर बात को विस्तार से समझेंगे। 20 पॉइंट प्रोग्राम टीपीपी, हर बात की गहराई से व्याख्या। प्यारे दोस्त, 20 पॉइंट प्रोग्राम टीपीपी एक बहुत बड़ी सरकारी योजना थी जो सालों तक चली और लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाला। 1. योजना की शुरुआत और उसका दिल, हार्ट। 20 पॉइंट प्रोग्राम टीपीपी भारत की सेकेंड सेंट्रल प्लान थी, जिसे जुलाई 1975 में शुरू किया गया था। इसे 20 सूत्री कार्यक्रम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 20 बड़े बड़े काम तय किए गए थे। इस प्लान को बनाने का मुख्य मकसद ये था कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स जो भी काम कर रही हैं, उन सभी स्कीम्स पर बारीकी से और लगातार नजर रखी जाए, इंटेंसिव मॉनिटरिंग। साथ ही ये पक्का किया जाए कि वे सभी योजनाएं आपस में तालमेल से काम करें, कोऑर्डिनेटेड। टीपीपी का सबसे जरूरी लक्ष्य, बेसिक ऑब्जेक्टिव था लोगों के जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना। इसमें भी सबसे ज्यादा ध्यान उन लोगों पर दिया गया जो गरीबी रेखा से नीचे, बिलो द पॉवर्टी लाइन जीवन जी रहे थे, यानी जो बहुत गरीब थे। 2. किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा जोर? इस प्लान के तहत सरकार ने कई जरूरी चीजों पर जोर थ्रस्ट दिया। गरीबी कम करना। सबसे पहले पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी को कम करना से जुड़ी स्कीम्स पर ध्यान दिया गया। रोजगार, जॉब्स, गांव के इलाकों, रूरल एरियाज में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा हों, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इस पर काम किया गया। अन्य जरूरी चीजें इसके अलावा अच्छे हाउसिंग, घर, एजुकेशन, शिक्षा, फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य, और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की सुरक्षा जैसी कई दूसरी चीजें भी शामिल थीं, जिनका सीधा असर गांव में रहने वालों की जिंदगी पर पड़ता है। 3. टीपीपी में बदलाव और उसकी संरचना, स्ट्रक्चर। टीपीपी एक ऐसी योजना थी जो समय के साथ बदलती रही। इसे पहली बार 1982 में और फिर 1986 में रिस्ट्रक्चर्ड बदलकर नया रूप दिया गया। टीपीपी 86, 1986 वाले रूप को टीपीपी 86 कहा गया। इस प्लान में मुख्य तो 20 पॉइंट्स ही थे, लेकिन इन 20 पॉइंट्स के अंदर कुल 119 आइटम्स, छोटे छोटे कार्य या लक्ष्य रखे गए थे। ये सभी 119 आइटम्स ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने से जुड़े थे। टीपीपी 2006, बाद में इसे फिर से बदला गया और टीपीपी 2006 नाम दिया गया। ये बदलाव इसलिए किया गया ताकि ये प्लान 21st सेंचुरी की नई चुनौतियों से निपट सके। खासकर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के चलते जो बदलाव आए थे, उनके हिसाब से इसे ढालना जरूरी था। यह प्लान उस समय की सरकार, यूपीए गवर्नमेंट के मुख्य वादों, नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम -NCMP के साथ तालमेल इन हार्मनी बिठाकर चलता था। 4. लक्ष्य तय करने और नजर रखने का तरीका। इस योजना के लक्ष्य, टारगेट्स ऐसे ही तय नहीं होते थे। केंद्र सरकार के मंत्रालय, मिनिस्ट्रीज एट द सेंटर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, स्टेट्स एंड द यूटीएस से बात करके इन कंसल्टेशन विद उन्हें फिक्स करते थे। इस प्रोग्राम के लिए जो पैसा एलोकेशन आता था वो अलग से नहीं आता था, बल्कि भारत की बड़ी 5 ईयर प्लान्स के बजट के तहत ही दिया जाता था। मॉनिटरिंग, 119 आइटम्स पर 3 तरह से नजर रखी जाती थी। 54 आइटम्स को उनके असर और नियमों, इवैल्यूएटरी क्राइटेरिया के आधार पर देखा जाता था।
65 आइटम्स को पहले से तय किए गए कामों की संख्या प्रीसेट फिजिकल टारगेट्स के हिसाब से चेक किया जाता था। जैसे क्या हमने 100 किलोमीटर सड़क बना दी, और जो 20 सबसे जरूरी आइटम्स थे उन पर तो हर महीने मंथली बेसिस नजर रखी जाती थी ताकि तुरंत कोई दिक्कत आने पर उसे ठीक किया जा सके। 5. टीपीपी की ऐतिहासिक भूमिका और महत्व, लेगेसी। टीपीपी का मुख्य उद्देश्य गरीबी को एक डायरेक्ट अटैक, सीधा हमला के तरीके से कम करना था। सीधा हमला का मतलब है कि सरकार ने इंतजार नहीं किया कि देश की तरक्की होगी और धीरे धीरे गरीबों तक फायदा पहुंचेगा, बल्कि सरकार ने सीधे गरीबों के लिए योजनाएं बनाई। इस सीधे हमले के एक्सपेरिमेंट प्रयोग से सरकार को इतना हौसला मिला कि उसने सिक्स्थ प्लान 1980-85 को ही गरीबी पर केंद्रित कर दिया और प्रसिद्ध नारा दिया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। सबसे खास बात यह है कि इतने सालों में केंद्र में सरकारें बदलती रहीं, पॉलिटिकल चेंजेस एट द सेंटर, पर इस कार्यक्रम को लगातार लागू किया जाता रहा, कंटिन्यूअसली इंप्लीमेंटेड। विशेषज्ञों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये योजना जनता के बीच बहुत लोकप्रिय, हाई पॉपुलिस्ट नेचर थी और आम लोगों को इसके बारे में पता था, नोन टू द मैसेज। कोई भी सरकार इतनी लोकप्रिय योजना को बंद करने की हिम्मत नहीं कर पाई। अब आपके मन में 20 पॉइंट प्रोग्राम को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण योजना थी जिसने भारत के सामाजिक विकास की दिशा तय की। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको टीपीपी 2006 में शामिल 20 मुख्य पॉइंट्स की एक सरल सूची बनाकर दूं? नमस्ते, बहुत खुशी हुई कि आप MPLADS के बारे में हिंदी में जानना चाहते हैं। मैं आपको सबसे सरल हिंदी में सब कुछ समझाता हूं, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं और मैं आपका सबसे अच्छा शिक्षक हूं। हम हर बात को बहुत गहराई से समझेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पष्ट हो जाएं। MPLADS क्या है? द बिग आइडिया। MPLADS का पूरा नाम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये भारत सरकार की एक खास योजना है। इसे आप अपने MP सांसद को मिला हुआ एक विशेष पॉकेट मनी समझ सकते हैं। ये योजना सेंट्रल प्लान्स में से एक थी जिसे उस समय सबसे लेटेस्ट में लॉन्च शुरू किया गया था। इस योजना को 23 दिसंबर 1993 को शुरू किया गया था। शुरुआत में हर MP को सिर्फ 5 लाख रुपए मिलते थे, जिसे 1994-95 में बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। बाद में MPS की मांग पर सरकार ने 1998-99 से ये राशि बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी और अंत में अप्रैल 2011 में ये कॉर्पस कुल राशि बढ़ाकर पूरे 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष प्रति MP कर दी गई। यह योजना क्यों बनी? यह योजना इसलिए बनी क्योंकि 1990 की शुरुआत में सभी MPS, चाहे वे किसी भी पार्टी लाइन, राजनीतिक दल के हों, सबने एक साथ कहा कि हमें एक ऐसी योजना चाहिए जिससे डेवलपमेंट, विकास का फायदा सीधे सीधे जनता, मैसेज तक पहुंचे, और यह काम उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधियों यानी MPS के जरिए हो। उस समय की सरकार ने उनकी बात मान ली और इस तरह MPLADS योजना अस्तित्व में आई। इसका मकसद ये है कि MPS अपने क्षेत्र में लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से कुछ वर्क्स, कार्य करवा सकें, जैसे स्कूल बनाना, पानी की टंकी बनाना या कोई सामुदायिक भवन बनाना। ऐसे कार्यों को क्रिएशन ऑफ फिक्स्ड कम्युनिटी एसेट्स, स्थायी सामुदायिक संपत्ति का निर्माण कहा जाता है। काम कैसे होता है? MP इस पैसे को सीधे अपने हाथ से खर्च नहीं करते हैं। MP सिर्फ कुछ वर्क्स की रिकमेंडेशन, सिफारिश करते हैं। यह रिकमेंडेशन वे जिले के सबसे बड़े सरकारी अधिकारी, जिसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट DM या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, उन्हें भेजते हैं। DM फिर ये सुनिश्चित करते हैं कि काम सही तरीके से हो। इस योजना को चलाने के लिए कुछ नियम कानूनों का एक सेट है जिसे गाइडलाइंस, दिशा निर्देश कहते हैं। इन गाइडलाइंस को नवंबर 2005 में पूरी तरह से रिवाइज्ड, संशोधित किया गया था।
इन नियमों को लागू करने और लगातार मॉनिटरिंग, निगरानी और रिव्यू समीक्षा करने से योजना का परफॉर्मेंस प्रदर्शन बेहतर हुआ है। योजना की आलोचना और मांगे। पिछले कुछ सालों में इस योजना पर कुछ शिकायतें, क्रिटिसिज्म्स भी आईं। मुख्य शिकायतें दो तरह की थीं। 1. मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड्स, धन का गबन, दुरुपयोग, यानी पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया या पैसे चोरी हो गए। 2. नॉन यूज ऑफ द फंड्स, धन का इस्तेमाल न करना। कुछ एमपीएस ने तो पैसा खर्च ही नहीं किया, खासकर जो पिछड़े बैकवर्ड स्टेट्स राज्य हैं। इस वजह से स्थानीय स्तर के जो चुने हुए नेता होते हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एट द प्री लेवल, उन्होंने इस योजना को पूरी तरह से स्क्रैपिंग खत्म करने की मांग की। उनका कहना है कि यह योजना डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, विकेंद्रीकृत योजना के सिद्धांत को तोड़ती है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब होता है कि योजना बनाने और फैसले लेने का काम सबसे निचले स्तर के नेताओं जैसे ग्राम पंचायत को करना चाहिए। इसलिए वे चाहते हैं कि ये सारा पैसा लोकल बॉडीज, स्थानीय निकायों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं को डायरेक्टली सीधे दे दिया जाए, ताकि वे खुद अपने इलाके का विकास कर सकें। 2012 के नए नियम, गाइडलाइंस। लोगों की शिकायतों को दूर करने और योजना को बेहतर बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI, जो इस योजना को संभालती है, उसने अगस्त 2012 में नई रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी की। इसमें कई जरूरी बदलाव किए गए, जिन्हें सेलिएंट फीचर्स कहते हैं। 1. विकलांगों के लिए सहायता। अब एमपीएस हर साल 10 लाख रुपए तक फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की मदद के लिए खर्च कर सकते हैं, जैसे उन्हें ट्राईसाइकिल्स या आर्टिफिशियल लिम्स, कृत्रिम अंग खरीद कर देना। 2. एम्बुलेंसेज और हर्स वैन्स। एम्बुलेंसेज और शव वाहन, हर्स वैन्स को अब सरकारी संस्थाओं के अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, निजी संगठन भी चला सकते हैं। 3. बाहर के काम। लोकसभा एमपीएस अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी, चुनाव क्षेत्र के बाहर, लेकिन अपने राज्य के अंदर 10 लाख रुपए तक के काम की रिकमेंडेशन कर सकते हैं। राज्यसभा एमपीएस अपने राज्य के बाहर किसी भी राज्य में 10 लाख रुपए तक के काम की रिकमेंडेशन कर सकते हैं। यह नियम उन्हें आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मदद करने की अनुमति देता है। 4. एडवांस भुगतान। काम करने वाली सरकारी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को अब पहले 50-50 के अनुपात की जगह 75% पैसा तुरंत एडवांस अग्रिम के तौर पर दिया जा सकता है, ताकि काम जल्दी शुरू हो सके। 5. प्रशासनिक खर्च। योजना को चलाने के लिए जो छोटा मोटा खर्च होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उसे कंटिजेंसी फंड्स कहते हैं। इसकी सीमा 0.5% से बढ़ाकर 2% कर दी गई। 6. मानव निर्मित आपदा। अब यह पैसा मैनमेड कैलामिटीज, मानव निर्मित आपदाओं जैसे केमिकल, रासायनिक, बायोलॉजिकल, जैविक और रेडियोलॉजिकल हैजर्ड से प्रभावित क्षेत्रों में भी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 7. मोबाइल लाइब्रेरी। सरकारी स्कूल या पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए पहियों वाली लाइब्रेरी, मोबाइल लाइब्रेरी की रिकमेंडेशन भी की जा सकती है। 8. अन्य योजनाओं से तालमेल, कन्वर्जेंस। यह बहुत जरूरी है। MPLADS फंड्स को अब MGNREGA, PYKKA, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान और USIS, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के पैसों के साथ कंबाइन मिलाया जा सकता है। इससे एक ही काम बड़ा और बेहतर तरीके से हो सकता है। 9. रेलवे हॉल्ट स्टेशंस। स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए अब छोटी रेलवे हॉल्ट स्टेशंस, रेलवे ठहराव स्टेशन बनाने के लिए भी पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। 10. MPLADS फैसिलिटेशन सेंटर। हर MP अपने मुख्य जिले में एक छोटा MPLADS कार्यालय, फैसिलिटेशन सेंटर खोल सकते हैं। इसके लिए इक्विपमेंट्स, उपकरण और फर्नीचर पर 5 लाख रुपए तक खर्च किया जा सकता है। इसका किराया एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के 2% में से दिया जाता है। 11. किताबें खरीदना। MPS हर साल 22 लाख रुपए तक की किताबें स्कूल, कॉलेज और पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए खरीद सकते हैं। अंत में 1MP-1 विचार नाम की एक वार्षिक कंपटीशन प्रतियोगिता भी शुरू की गई थी, ताकि MPS अपने क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए इनोवेटिव, नवोन्मेषी और नए आइडियाज ला सकें। आपके कॉन्सेप्ट्स अब क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको लोकसभा और राज्यसभा MPS के बीच का अंतर समझाऊं या MOSPI के काम के बारे में और बताऊं?